नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 4 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो पाठ का नाम था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, और इसका पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तनों में आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है। अ है पदार्थ के कणों में परिवर्तन होता है, ब है पदार्थ के कणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स है नया पदार्थ बन जाता है, और द है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यह 4 ऑप्शंस है, आपको इसमें से सही ऑप्शंस बताना है कि क्या होगा। तो आपने पढ़ा था भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के कणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका, वह हो जाएगा हमारा द कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ख है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग, रूप, आकार, गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक संरचना बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऑप्शन कि कोयले को पीसकर पाउडर बनाना है, यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तीसरा है कागज़ का जलना, और चौथा है कांच की बोतल का टूटना। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। तो देखिए, अगर आप कोयलों को पीसकर कोयले का पाउडर भी बना दोगे तब भी वह कोयला ही रहेगा, तो कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बना है, तो यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, आप कागज़ का बड़ा टुकड़ा लेकर के उसको छोटे छोटे फाड़ दो, फिर भी वह रहेगा कागज़ ही, तो यहाँ पर भी कोई भी नया परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यह भी हमारा भौतिक परिवर्तन ही है। तीसरा है कागज़ का जलना, अगर आप कागज़ को जला दो तो दोबारा कागज़ आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको राख मिलेगी। तो यह हमारा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। चौथा ऑप्शन है कांच की बोतल का टूटना, तो अगर कांच की बोतल टूटती है तो जो टूटा हुआ रहेगा वह भी आपका कांच ही रहेगा, ठीक है, तो इसलिए यह भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो 3 चीज़ें आपका, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज़ के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कांच की बोतल टूटना, यह भौतिक परिवर्तन है, और कागज़ का जलना यह हमारा सही है, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें पहला है, गर्म करने पर लोहे का लाल होना खाली स्थान परिवर्तन है। अब अगर हम लोहा गर्म करते हैं तो उसका जो रंग है वह बदल जाता है, ठीक है। जो पहले लोहा जो था मटमैला रंग का रहता है, या जिस भी रंग का, भूरे रंग का, तो उसको जब हम बहुत ज़्यादा लाल करते हैं तो वह बिल्कुल रेड यानी बहुत ही आग की तरह लाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा करोगे फिर से वह पहले जिस रंग का लोहा था उसी रंग का बदल जाता है, ठीक है, और वह लोहा ही रहता है। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना है, केवल उसका रंग बदला है, ठीक है, वह भी तापमान के कारण। जैसे ही तापमान हटाएं वापस वह उसी अवस्था में आ गया, तो यह हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, भौतिक। गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के खाली स्थान बदल जाते हैं। तो कौन से गुण बदल जाते हैं, उसका रंग बदल सकता है, ठीक है, रूप बदल सकते हैं आप, आकार बदल सकते हैं, यह भौतिक परिवर्तन में होता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तु के यह सभी भौतिक गुण थे, रंग, रूप, आकार, यह सभी भौतिक गुण थे, तो इसमें भरा जाएगा भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बल्ब का जलना खाली स्थान परिवर्तन है, ठीक है, बिल्कुल ये उसी लोहे की तरह का था। अगर आप बल्ब को जलाएंगे तो जो उसका तंतु होता है बल्ब का, जो कि टंगस्टन धातु का बना होता है, तो बल्ब का जो तंतु है टंगस्टन धातु का, वह बिल्कुल लाल हो जाता है, और जैसे ही लाइट कटती है या हम बल्ब बुझा देते हैं तो फिर से वह प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो यह परिवर्तन भी हमारा कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें भी भरा जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है इसका, चीनी गर्म करना खाली स्थान परिवर्तन है, ठीक है।
तो जब आप चीनी गर्म करोगे, ठीक, तो पिघल जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी रासायनिक संरचना भी बदल जाती है। तो यहाँ से जब चीनी गर्म करते हैं तो यह शुगर चारकोल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो चीनी गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। अगला है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, खाली स्थान के परिवर्तन कहलाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे सभी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो क्या भरा जाएगा इसमें? रासायनिक। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं इसका, सही गलत का चिन्ह लगा करके। पहला है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, तो यह सही है, दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यह बिल्कुल सही बात है, कोई भी परिवर्तन अगर घटित होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है, तो प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अगला प्रश्न है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो चावल का पकना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। इसके बाद है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मोमबत्ती को अगर पिघलाएंगे, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना जो होता है वह भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोमबत्ती का जलना जो होता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यह हमारा गलत है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगर यहीं पर रहता आपका मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, तो वह सही रहता। तो यह क्या होगा? गलत होगा। अगला है, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है, कागज़ का जलना जो होता है वह रासायनिक परिवर्तन ही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, इसको ध्यान दीजिएगा, यह जो चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, यह कई जगह पे गलत निशान लगाया गया है कि चावल का पकना जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं और इसको छांट करके अलग अलग कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहला है हमारा कोयले का जलना। तो आपको बताना है कोयले का जलना जो है वो कैसा परिवर्तन है। तो देखिए, कोयले को जब आपको पीस कर पाउडर बना दे रहे थे तो वो भौतिक परिवर्तन था, लेकिन अगर आप उसको जलाओगे तो वह कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूसरा है, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसको पतला बनाना। ठीक है, यह आपका है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, एल्यूमिनियम के टुकड़े को आप पीट कर चादर बना दो या कुछ भी कर दो, ठीक है, तो यह आपका भौतिक परिवर्तन होता है। यह हो गया। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? तो एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al। ठीक, और इसी में आपने पढ़ा था आघातवर्धनीयता के बारे में। आगे है, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। तो बिल्कुल सही बात है, भोजन का जो पाचन होता है वह हमारा कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यह हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद है, जल में शक्कर को घोलना। तो यह हमारा कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। आप फिर से उसको वाष्पित करके पानी को भाप बनाकर उड़ा देंगे और वापस से शक्कर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी हमारा कैसा परिवर्तन रहेगा? भौतिक परिवर्तन। अगर आप उस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरह से कॉलम बना करके हेडिंग लिख करके लिख सकते हैं। एक हेडिंग आप बना लीजिए रासायनिक परिवर्तन का और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आपका क्या क्या आता था? कोयले का जलना, भोजन का पाचन, यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ गया। और भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या आ रहा था? एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना और जल में शक्कर को घोलना, यह हमारा 2 भौतिक परिवर्तन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दिया है, आपको इसका उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है इसका, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने पढ़ा था परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो इसका उत्तर हो गया, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 का ख, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों?
ठीक है, आपको यह बताना है कि कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है और वह क्यों है। तो कच्चे आम का पकना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है, ठीक, क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है। तो यह हमारा कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया। अच्छा ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 का ग। आपको बताना है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा लंबा उत्तर है, आप छोटे में भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, केवल भौतिक परिवर्तन की उदाहरण क्या होती है, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात यानी परिवर्तन के बाद पदार्थ को फिर से वापस पूर्व की अवस्था में यानी जिस अवस्था में वह था उस अवस्था में प्राप्त किया जा सके, तो वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इतना भी लिख लेंगे चलेगा। थोड़ा और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप उसमें यह भी लिख सकते हैं कि इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और जब भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जिसके कारण परिवर्तन हुआ है, जब तक वह कारण है तभी तक वह परिवर्तन रहेगा, जैसे ही उस कारण को हटा लेंगे परिवर्तन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण क्या है कि गर्म करने पर लोहा जो होता है वह लाल तप्त हो जाता है और जैसे ही उसे आप ठंडा करोगे वापस से फिर से वो प्रारंभिक रूप में आ जाता है। तो यह हमारा कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। इसी में आपको लिखना था रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो अगला हेडिंग हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं इसकी रासायनिक परिवर्तन का। तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थों को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त ना किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसमें नया पदार्थ बनता है और यह अस्थायी होता है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि वह परिवर्तन जिसमें अगर परिवर्तन हो गया और उसके बाद फिर से आप पहले वाला पदार्थ उससे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी पूर्व अवस्था में आप नहीं ला सकते हैं, तो यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है यानी एक नया पदार्थ बन जाता है और यह अस्थायी होता है, जिसके कारण यह परिवर्तन हुआ है वापस से वह कारण अगर आ जाए या उस कारण को आप हटा दें तो फिर से आप दोबारा वही पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी यह अस्थायी होता है। और परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वह दोनों क्या करते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों क्या करते हैं, बदल जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया, तो इसका उदाहरण हो गया आपका दूध से दही का बनना। ठीक, अगर दूध जो होता है एक बार द्रव अवस्था में रहता है, ठीक, और इसके बाद यह मीठा होता है, जैसे ही यह दही में बदल जाता है तो इसका गुण रंग रूप बदल जाता है, अर्ध ठोस हो जाता है और खट्टापन आ जाता है इसमें, फिर से आप दही से दोबारा दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रंग रूप आकार सब कुछ बदल गया, रासायनिक गुण बदल गए। ठीक है, तो यह हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। आशा है समझ में आ गया होगा आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर घ है इसका, उष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तनों के नाम लिखिए, यानी दो ऐसे परिवर्तन आपको बताने हैं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो उष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन निम्न हैं। पहला है 2mg + O2 = 2mgO। ठीक है, पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा MgO + H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया, तो आपका बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी EmgOH का ट्वाइस। तो यह दोनों परिवर्तन जो हैं आपके उष्मा अवशोषित करने वाले परिवर्तन हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर अंग, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, फिटकिरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे। तो इसका उत्तर थोड़ा सा आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले तो आप क्रिस्टलीकरण की परिभाषा देंगे, उसके बाद आपको बताना है कि फिटकरी से आप क्रिस्टल कैसे बनाएंगे, तो ये आपको यह बनाना है। तो याद करने पर आप ध्यान कम दीजिएगा, इसको समझ लेंगे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा क्वेश्चंस रहेगा, याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, तो किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के यानी बड़े आकार के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं।
और यह जो प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया होगी, इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण की परिभाषा होगी इतना। अब आगे आपको फिटकरी का क्रिस्टल बनाने की विधि, कैसे तैयार करेंगे फिटकरी का क्रिस्टल, यह देखना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, याद हो जाएगा। हेडिंग रहेगा आपका फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि। करना क्या है आपको, एक बीकर में आधे भाग तक पहले पानी ले लेना है। ठीक है, पानी क्यों लेंगे, उसमें हमें फिटकरी को घोलना है इसलिए। ठीक है, तो एक बीकर में आधे भाग तक पानी लेकर उसमें फिटकरी घोलें। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें फिटकरी घुलना क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, साधारण रूप से। लेकिन जैसे ही आप उसका ताप बढ़ाओगे तो और फिटकरी घुलने लगेगी। तो आगे वही आपको करना है। तो एक बीकर में आधे भाग तक पानी लेकर उसमें फिटकरी घोलें। जब घुलना बंद हो जाए तो गर्म करके पुनः फिटकरी घोलकर संतृप्त विलयन प्राप्त कर लें। संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ कि वैसे जब आप फिटकरी घोलोगे तो बिना तापमान दिए यानी बिना गर्म किए तो एक समय ऐसा आएगा कि फिटकरी घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप उसका तापमान बढ़ाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि फिटकरी और घुलने लगेगी। लेकिन उसके बाद भी घोलते घोलते एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप फिटकरी और ज़्यादा घोलना चाहें तो घुलना बंद कर देता है। तो वही विलयन हो जाता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन यानी और अधिक उसमें किसी चीज़ को आप न घोल सको। ठीक है, तो यह हो गया आपका संतृप्त विलयन। तो फिटकरी घोलकर संतृप्त विलयन प्राप्त कर लें। अब विलयन को छान कर उसमें धागे की सहायता से फिटकरी के एक छोटे टुकड़े को लटका दें। ठीक है, आराम से फिटकरी के एक छोटे टुकड़े को लटका देंगे उसमें। अब एक सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का छोटा टुकड़ा जो हमने लटकाया था धागे की सहायता से, वह धीरे धीरे बड़ा हो गया है। ठीक है, एक सप्ताह बाद जब आप देखोगे तो वह जो छोटा टुकड़ा था फिटकरी का, वह धीरे धीरे क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर आप फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। यही पूरी प्रक्रिया थी क्रिस्टलीकरण, फिटकरी के क्रिस्टलीकरण करने की विधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। आप कैसे यह समझाएंगे कि जो दही का जमना है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए तो उत्तर देख लेते हैं कि हम कैसे बताएंगे दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। ठीक है, दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध को दही में परिवर्तन जो होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है। इसी कारण दूध का दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया कि दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो आपको दही प्राप्त होगी वह रंग, रूप, आकार और गुण में दूध से भिन्न होता है। दूध से भिन्न होता है, दही से पुनः आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो दूध का दही में परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। इसीलिए दूध का दही के रूप में जमना रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, उसका वर्णन कीजिए। अगर आपने अभी सीखा था फिटकरी के क्रिस्टल बनाने तो ज़रूर यह आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें। ठीक है, एक बीकर में आपको क्या करना है, लगभग 1 कप पानी लेना है। इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब जल को गर्म करें। जो आप पानी लिए थे बीकर में उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालें। अब उसको क्या करना है, गर्म करना है। जब यह उबलना प्रारंभ कर दे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें, यानी जहाँ पर वह हिले डुले नहीं। ध्यान रहे वह हिले ना। कुछ समय या कुछ दिनों के उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो यह आपका था क्रिस्टलीकरण की विधि, जिसमें आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाएंगे यह था। क्या करना था, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लेना है, कुछ बूंदे इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दिए। ठीक है,
अब इसको आपको गर्म करना है और यह जब उबलने लगे तो इसमें आपको कॉपर सल्फेट का चूड़ा डालना है, ठीक है, और चम्मच की सहायता से घोलते जाना है, घोलते जाना है। एक समय ऐसा आएगा जब कॉपर सल्फेट घुलना बंद कर देगा, तो आपको इसको फिल्टर पेपर से दूसरे बीकर में छान लेना है और उसको ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर यह हिले डुले ना, और इसको कुछ दिनों तक के लिए उसी तरह से स्थिर रहने देना है। कुछ समय बाद जब आप देखोगे तो उसके जो बीकर था उसकी तली में क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ रहता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखाई देते हैं। तो यह था परिभाषा। प्रश्न नंबर 8 है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाना है। तो जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, तो यह एक हमारी रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि नींबू का रस जो कि अम्लीय होता है, और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और खाने का सोडा जो कि क्षारीय है, यह दोनों आपस में प्रतिक्रिया कर लेते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। और नीचे आपका उसी के रूप में हम रासायनिक समीकरण दिखा देते हैं। जैसे नींबू का रस जो कि अम्ल है, खाने का सोडा क्षार से क्रिया करता है, तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस लवण। क्यों जल प्लस लवण बनता है? क्योंकि एक अम्ल है, एक क्षार है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, जो कि ठीक है। तो यह हो गया आपका, यह सभी प्रश्न उत्तर थे, ठीक। अगर किसी और प्रश्न में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है।